अगस्त थी, उसमें मैं हमारे स्कूल के प्रोग्राम में गया था। तो उसमें एक लड़की ने एक कविता सुनाई जिसमें ये बताया कि गांधी तो कुछ नहीं था भाई, गांधी तो चरखा काटता था, सब कुछ जो करा वो भगत सिंह जैसे लोगों ने करा। ये बात ठीक है भाई कि भगत सिंह जैसे लोगों ने बहुत कुछ करा इस देश के लिए, उन्होंने अपने 23 साल की उम्र में अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन गांधी ने 2 सबसे बड़े काम जो करे ना देश की आज़ादी में, वो इस देश की जनता को नहीं भूलने चाहिए। पहला ये कि गांधी ने जब अहिंसावादी आंदोलन करा तो उस आंदोलन में पूरी देश की जनता ने भाग लिया। देश की जनता का मतलब है कि उस समय स्वर्ण लोगों से लेकर शूद्र वर्ण तक के लोगों ने इस देश की आज़ादी में भाग लिया। और आज अगर एससी वर्ग के लोग ये कह पा रहे हैं ना कि हमने देश की आज़ादी में भाग लिया था, तो वो सिर्फ गांधी की वजह से हुआ। अगर तलवारों के दम पे आज़ादी आती ना, तो सिर्फ सवर्ण लोग ये कहते कि तलवारें किसने चलाई, तलवार तो हम चलाते थे। इसलिए एससी वर्ग के लोगों का तो कोई योगदान ही नहीं है देश की आज़ादी में। आज एससी वर्ग के लोग ही गांधी का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। उन्हें नहीं करना है भाई। अगर तुम ये कह पा रहे हो ना कि आज की आज़ादी में हमारा योगदान था, तो सिर्फ गांधी की वजह से है ये। दूसरी बात, गांधी के चरखे को इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जाता है, कहते हैं अगर चरखे से आज़ादी आती तो पाकिस्तान की सीमा पे जाकर रख दो। अरे भाई बात सुनो, उस समय भारत की स्थिति ये थी कि लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं था। अब एक बात सोचो, भारत के अंदर उस समय 50% महिलाएं थी, ठीक है। अब जब महिलाओं के तन पे कपड़ा ही नहीं होगा तो आंदोलन किस बात का कर लेंगे, घर से बाहर कैसे निकल लेंगे वो, ठीक है। अब तुमको लगेगा, तब तुम कहोगे नहीं ऐसे नहीं, उसमें कपड़ा था। भाई एक फणीश्वरनाथ नाथ रेणु का एक उपन्यास है मैला आंचल, जब तुम उस उपन्यास को पढ़ोगे ना एक बार, तो तुमको पता चलेगा कि भाई कांग्रेस सरकार जो कपड़ा बांटती थी ना, कांग्रेस पार्टी, उस समय जिस गांव में किस व्यक्ति को कपड़ा बांटने का जो ऑथोराइज किया जाता था, वो लोगों के पास इतना कपड़ा नहीं था कि जो कपड़ा बांटता था उसे वो सब कुछ समझ लेते थे, ठीक है। उसमें एक बलदेव नाम का कैरेक्टर होता है, उसके बारे में उसको पढ़िएगा आप, आपको पता चल जाएगा उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी। आप जो इतिहास पढ़ते हैं वो राजनीतिक इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है, और साहित्य में जो इतिहास होता है ना वो सामाजिक इतिहास होता है। तो एक बार सामाजिक इतिहास को पढ़ के देखो। 1936 के आसपास स्थिति ये थी कि लोगों के, महिलाओं के पास पूरे कपड़े पहनने को ही नहीं होते थे। जब महिलाएं कपड़े नहीं पहन सकती हैं तो आंदोलन कैसे करेगी। ऐसी स्थिति में देश की 50% जनसंख्या तो आंदोलन से ऐसे ही बाहर हो गई। इसलिए देश की उन 50% महिलाओं को आंदोलन में लाने के लिए जरूरी था कि हम अपने घरों में कपड़े बनाएं, उनको पहने, और फिर वो महिलाएं आंदोलन में भाग लें, ठीक है। तो इसलिए गांधी का सबसे बड़ा योगदान ही यही है कि भाई महिलाओं ने और साथ में एससी वर्ग को आंदोलन में लाने का काम जिस व्यक्ति ने किया ना, वो सिर्फ कौन है, गांधी है। दूसरी बात यह है कि भगत सिंह और गांधी तो अलग अलग नजरिए नहीं है, ये दोनों एक ही नजरिए हैं और आगे जाकर ये आपस में मिलते हैं। देखो, जैसे गांधी का अहिंसावाद काम नहीं करता था, इधर से क्रांतिकारी सक्रिय हो जाते थे, ठीक है, तो अंग्रेज सरकार दबाव बनता था। इधर से जैसे क्रांतिकारी सक्रिय होते थे, इधर गांधी दबाव बनाता था। ये दोनों ना एक ट्रेन की पटरी की तरह हैं कि दोनों जब साथ चलेंगे तो आजादी मिल जाएगी। सुभाष चंद्र बोस है, अगर सुभाष चंद्र बोस और गांधी में इतना ही मतभेद होता तो सुभाष चंद्र बोस गांधी को महात्मा क्यों कहते, समझो ना यार। बर्लिन रेडियो से जब उन्होंने भाषण दिया तो गांधी को महात्मा क्यों कहा। उनका पूरा पूरा यूट्यूब में भाषण पड़ा है कि भाई मैं अपने देश से बहुत दूर आ चुका हूं, इसलिए अब देश मैं महात्मा के हवाले करता हूं, ये उनके शब्द हैं भाई। तो गांधी को इतना पता नहीं क्यों कहा जा रहा है यार। उस व्यक्ति का सिर्फ इतनी गलती हो गई उससे कि उसने वो जैसा था उसने वैसा का वैसा दुनिया को बता दिया कि देखो भाई मैं ऐसा हूं। जो उसके किताब है सत्य के साथ प्रयोग, गांधी को समझना छोटी बात नहीं है। देखो हमें सिर्फ अभी क्या है, अभी भारत आज़ाद है, आपको लगता है अभी हमारे पास सिर्फ राजनीतिक आज़ादी है। 1947 में भारत को सिर्फ राजनीतिक आज़ादी मिली थी यार। और एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ राजनीतिक आज़ादी काफ़ी नहीं होती है, किसी देश के नागरिकों के पास सामाजिक आज़ादी होनी चाहिए, उनके पास आर्थिक फ्रीडम होनी चाहिए। क्या भारत देश के पास अभी भी सभी नागरिकों के पास आर्थिक फ्रीडम है? नहीं है भाई, हम सिर्फ पॉलिटिकल रूप से फ्रीडम हुए हैं। अभी अभी बहुत सारी आज़ादी लेना बाकी है। आज़ादी के समय पॉलिटिकल आज़ादी तो बहुत छोटा चीज होता है यार। क्या हो पॉलिटिकल आज़ादी मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है कि 15 अगस्त 1947 पहले आप अंग्रेज राज कर रहे थे, अब आप पर राज वो लोग करेंगे जो आपकी तरह चुने हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या सत्ता बदलना हमारा मुख्य उद्देश्य था या देश की हालत बदलना मुख्य उद्देश्य था? हालत तो अभी भी बहुत ज्यादा बदली नहीं है यार, है ना। देखो हमारी जीडीपी अभी भी बहुत ज्यादा 4 ट्रिलियन हो चुकी है, पर एक्चुअल में हाई स्टैंडर्ड पर कैपिटा इनकम से होता है, और पर कैपिटा इनकम के साथ साथ उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वल लेवल पे है नहीं है भाई। भारत की अभी भी 40% जो इनकम है वो टॉप 1% लोगों के पास है। तो अभी भी आर्थिक रूप से भारत के लोग आजाद नहीं हुए हैं, वो गुलाम है भाई। 400 रुपए के अंदर 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार है। तुम क्या ये कह सकते होगा कि आप वो मतलब स्वतंत्र है? कैसे स्वतंत्र है? 400 रुपए में तुमने किसी व्यक्ति के 12 घंटे खरीद रखे हैं, सोचो एक बार को। स्वतंत्र नहीं है अभी भी। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बहुत बड़ी चीज होती है, और ये जिस दिन होगा ना देश, तब जाके हाँ अब विकसित भारत है भाई, ठीक है। असली आजादी आर्थिक सामाजिक ये है आजादी, ठीक है। पॉलिटिकल आजादी कोई बड़ी चीज नहीं है। आज जैसे कि नरेंद्र मोदी का राज है, जैसे चुनाव हुए मान लो कांग्रेस का आ जाए तो फिर वो हम पे राज करेंगे, सीधी सी बात है। तो पॉलिटिक्स को बदलना कोई बड़ा खेल थोड़ा है। गांधी के लिए पॉलिटिकल आजादी तो बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा क्या था, एक मुद्दा था। वो जब चाहते ना, अगर वो कह देते कि चलो भाई अंग्रेजों पर अटैक कर दो, ठीक है, वो कह देते हमको एक दिन में पॉलिटिकल आजादी मिल जाती यार, हम एक दिन में हम अपना राज कर लेते। लेकिन उससे फायदा नहीं होता भाई, उससे देश में इतनी मारकाट मच जाती। फिर पॉलिटिकल आजादी मिलने के बाद कोई कहता कि हमने तब नहीं, कोई कहता हम राज करेंगे, आपस में लड़ने लगते, समझ रहे हो।
इतनी सही तरीके से आज़ादी मिलने के बाद भी आपको बताया है कि आज़ादी मिलने के दिनों में हमारे देश में दंगे चल रहे थे नोआखाली में। तो सोचो अगर तलवार के दम पे आज़ादी मिलती तो फिर सब लोग कहते आज़ादी हमने दिलाई है, आज़ादी हमने दिलाई है, आज़ादी हमने दिलाई है। इससे अच्छा ये हुआ ना कि पूरे देश के लोगों ने कहा कि हाँ, हम सब ने मिलकर आज़ादी ली है। और गांधी ने यही करा कि पूरे देश के लोग ये कह सकते थे कि हाँ, हम सब ने मिलकर आज़ादी ली है। अगर सिर्फ तलवार के दम पे आज़ादी ली जाती ना तो जाट कहते देखो हमारा भगत सिंह मरा, राजपूत कुछ कहते, गुजर कुछ कहते, देखो हमने आज़ादी दिलाई थी। तो ये बहुत मामला मुश्किल हो जाता और ये देश चल ही नहीं पाता, समझ रहे हो। तो ये बात समझने की जरूरत है कि गांधी का चरखा बहुत बड़ी भूमिका निभाई इसमें। गांधी के चरखे ने देश की 50% जो महिला आबादी थी उसको आंदोलन में उतारा, ये जरूरी था। और गांधी ने ऐसे प्रयोग क्यों किए इंडिया में? क्योंकि गांधी साउथ अफ्रीका में इस प्रकार के प्रयोगों से वहां सफल हो चुके थे, वहां के लोगों को अधिकार मिल चुके थे। इसीलिए अगर वहां सफल हो गए तो इंडिया के लोग तो और ज्यादा पढ़े लिखे थे साउथ अफ्रीका लोगों से, तो हम तो ज्यादा सफल होने ही थे। तो इसमें यह निकल के आता है कि भाई जो गांधी हैं वो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे। दरअसल भगत सिंह की फांसी अंग्रेजों ने नहीं, भगत सिंह ने खुद चुनी थी कि नहीं भाई, इस देश के युवाओं को जगाना है तो मेरा फांसी पे चढ़ना ज्यादा जानकारी भड़काएगा, इसके बजाय कि मैं जीवित रह जाऊं। भगत सिंह ने खुद फांसी का फंदा चुना था भाई। नेहरू की और भगत सिंह की 1 घंटे तक वार्ता लाहौर सेंट्रल जेल में हुई थी और इसका पूरा का पूरा लेखा जोखा उस समय के अखबार द ट्रिब्यूट में है। ऐसा नहीं है कि बचाने का प्रयास नहीं किया गया था, करा गया था, पर भगत सिंह ने खुद फांसी का फंदा चुना था। इसलिए चुना ताकि देश के युवा को ये समझ में आए कि उसे अपने अधिकार लेने के लिए खुद लड़ना होगा। इसलिए गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को अलग अलग नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। ये आजादी के आंदोलन के 2 महत्वपूर्ण घटक थे जिनको एक साथ काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। गांधी जहां एक तरफ पॉलिटिकल रूप से सक्रिय रहे थे, वहीं भगत सिंह और जो सुभाष चंद्र बोस है वो क्रांतिकारी रूप से एक्टिव थे। तो दोनों ही तो जरूरी है ना भाई। कोई अगर बातचीत से ना समझे तो हमारे पास दूसरा हथियार भी तो होना चाहिए ना, जो कि भगत सिंह और बोस के रूप में था। दोनों की दोनों चीज देश की आजादी में बहुत महत्वपूर्ण थे। इसमें किसी को कम आंकने की जरूरत नहीं है भाई। ऐसे उग्र रूप में नहीं आना चाहिए कि गांधी तो कुछ नहीं था, देश भीख में मिली आजादी। अरे भीख में नहीं मिली भाई आजादी, पॉलिटिकल संघर्ष बहुत लंबा होता है। इसलिए अंतिम बात ये कि भगत सिंह और गांधी को अलग अलग ना देखा जाए। ये देश के आजादी के आंदोलन के 2 महत्वपूर्ण घटक थे, दोनों का ही उपस्थित होना बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर एक घटक भी मान लो नहीं उपस्थित नहीं होता तो प्रॉब्लम ये होती, देखो अगर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लोग नहीं होते तो अंग्रेज ये नहीं मानते, गांधी जैसे अहिंसावादी लोगों की बातें नहीं मानते। अगर गांधी जैसा अहिंसावादी और पॉलिटिकल आदमी नहीं होता तो वो भगत सिंह जैसे लोगों की बातें नहीं मानते। क्योंकि अंग्रेजों के पास इतनी ज्यादा ताकत थी भाई कि वो किसी भी देश को अपनी पावर के दम पे कंट्रोल कर सकते थे। आपको क्या लगता है, क्या अंग्रेजों ने सिर्फ यहाँ पे भारत के अंदर कब्जा जो किया था वो सिर्फ कूटनीति के भरोसे किया था? नहीं भाई, प्लासी के युद्ध में जो है वो अंग्रेजों ने छल कपट से जीता था। लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने साबित कर दिया था, दिल्ली की सेना को, इलाहाबाद की सेना को और साथ ही साथ बंगाल की सेना को, तीनों को संयुक्त रूप से हराया था अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने साबित किया कि वो कूटनीतिक रूप से भी ताकतवर नहीं है, वो सैन्य बल के दम पर भी बहुत ताकतवर है भाई। उनके पास एक सुसंगठित सेना थी पूरी की पूरी। और 1857 के बाद तो हालात ये हो गए थे कि उन्होंने अपनी आर्मी के अंदर अंग्रेजी सैनिक भर्तियों ज्यादा कर दी थी, भारतीयों कम कर दिया था। तो हमारे पास उस समय सैनिक रूप से इतनी क्षमता नहीं थी कि हम अंग्रेजों का सामना कर सके। इसलिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये रहा कि हम पॉलिटिकल रूप से उन पर दबाव बनाएं, लोकतांत्रिक रूप से दबाव उन पर बनाएं, ताकि हमको जल्दी आजादी मिल सके। कहने में कोई दरअसल कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत की आजादी के आंदोलन में साथ ही साथ क्रांतिकारी आंदोलन और जो पॉलिटिकल आंदोलन चल रहे थे उन्होंने दोनों ने साथ साथ बराबर भूमिका निभाई। और उसी का अंतिम परिणाम था कि आज हम आजाद बैठे हैं। लेकिन आज भी हम पूरी तरीके से आजाद नहीं है। हम आर्थिक रूप से भारत के 60% से अधिक लोग आजाद नहीं है भाई, बात को समझो। हम सामाजिक रूप से आजाद नहीं है, तो अभी भी बहुत सारी गुलामियों के बंधन पड़े हैं। और इतिहास पर लड़ने से अच्छा है कि इन जो हमारे ऊपर बंधन पड़े हुए हैं सामाजिक और आर्थिक, उनको तोड़ा जाए, आत्मनिर्भर बना जाए। जय हिंद।